जब आपने डिफरेंशिएशन किया और प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमारे पास दो फंक्शंस थे और उनको हमने बहुत ही बेसिक से एक सिंपल से सॉर्टेड से रूल से डिफरेंशिएट किया। क्या इंटीग्रेशन में भी ऐसा संभव है? मतलब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसे इंटीग्रेट करना है। वैसे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पर यहाँ क्या होता है और कैसे होता है उस पर हम बात करेंगे आज। आप हमारे साथ हैं अपने मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर, जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको देता है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। ये तैयारी आपकी हो रही है आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की। इस प्रिपरेशन में अगर मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक बेसिक सा आइडिया देने की कोशिश करूँ, एक सिंपल सा थॉट समझाने की कोशिश करूँ, तो जो बात हम करना चाह रहे हैं, आप याद करिए, आपने पढ़ा है कि अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना, ये दो फंक्शंस हैं और इस प्रोडक्ट को करने चले, मान लेते हैं आप डिफरेंशिएट, तो आप क्या कहते थे? सर प्रोसेस बड़ी सिंपल सी रहा करती थी। आप लिखते थे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, या लेट्स से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, याद आया, प्लस ऑफ कोर्स फिर आप क्या लिखते थे भाई? फिर आप लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, है ना। तो आप क्या लिखते थे भाई? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड ऑफ कोर्स आपका सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो इसे ऐसा लिख लीजिए और इसे ऐसा लिख लीजिए। भूले तो नहीं हो ये सारी बातें? भली भांति आई होप आपको ये बातें याद है कि एग्जैक्टली इन बातों का मतलब क्या होता है, हम करना क्या चाह रहे हैं। सर हम चाहना मतलब एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कुछ क्लैरिटी दो। पहले तो मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ। इस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स को मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जी डैश एक्स लिखूँ तो चलेगा क्या? इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ एक्स को मैं एफ डैश एक्स लिखूँ तो चलेगा क्या? आई होप ये तो एक समस्या नहीं है। अब एक सिंपल सा काम हम कर लेते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये जो एफ डैश एक्स जी एक्स है ये उठा के यहाँ रख देता हूँ। आप सुन रहे हो क्या? तो यहाँ पर जो डी डी एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स है वो तो है, पर यहाँ का ये जो है कौन, एफ डैश एक्स जी एक्स, ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो एफ डैश एक्स जी एक्स यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ से ऑफकोर्स ये हट जाएगा। आप सुन रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं? ये कुछ ऐसा आपके पास सिनेरियो चल रहा है कि एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स आपका कुछ ऐसे किसी एक्सप्रेशन के इक्वल है। मेरा आपसे ये कहना है, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड्स को, आई रिपीट, इफ़ आई इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, तो यहाँ आप इंटीग्रेट अगर करें तो कुछ ऐसा दिखना है, वाजिब सी बात है। यहाँ इंटीग्रेट करें तो ये कुछ ऐसा सा दिखना है, और यहाँ इंटीग्रेट करें तो ये कुछ ऐसा सा दिखना है। ऑफ कोर्स एलएचएस का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो दो पार्ट्स, एक नेगेटिव साइन बीच में है, तो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या, अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ चमक रहा होगा, कुछ समझ आ रहा होगा। सर एग्जैक्टली क्या, ये बताओ। पहली चीज़, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर एक इनवर्स प्रोसेस है तो ये दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलिफाई कर देंगे। तो शलाई से सर यहाँ पर तो आपको सिर्फ एफ एक्स इंटू जी एक्स ही दिखेगा, वाजिब सी बात है और जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स ही दिखेगा। यहाँ जो इंटीग्रेशन है उसे वैसा रहने दीजिए और यहाँ जो इंटीग्रेशन का साइन है उसे वैसा रहने दीजिए। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो सुनना। अगर मैं एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और जी डैश एक्स को सेकंड फंक्शन मान लूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे अगर आपकी सहूलियत के लिए लेट्स से मैं इसे कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए u और इसे मैं कह लेता हूँ v। ये क्या लिखा है? u इंटू वी के इंटीग्रेशन को आपको एक्सप्लोर करना है। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट है uv और उससे मुझे एक्सप्लोर करना है। मतलब एक पहला फंक्शन है ux, दूसरा फंक्शन है vx, ऐसा मान लो। तो लिखा क्या है ज़रा उस पर बात करते हैं। सर देखो, आपने शुरू किया यहाँ से कि आपने एफ एक्स इंटू जी एक्स किया। अब एफ एक्स तो एफ एक्स है, मतलब वो तो यू ही रहेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो एफ एक्स तो एफ एक्स है, वो तो यू ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जी एक्स है। बाय द वे वी क्या था? वी था आपका जी डैश एक्स। तो जी एक्स क्या होगा? सर जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन। आप सुन रहे हो ना? जी डैश एक्स अगर जी एक्स का डेरिवेटिव है तो जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन कौन देगा? जी एक्स। मतलब जी डैश एक्स अगर v है, ज़रा गौर से सुनिएगा, तो जी एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ v। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दैट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v। आई होप आपको दिख रहा है। इसके बाद मेरे पास एक नेगेटिव साइन है।
फिर इंटीग्रेशन लग रहा है जो मैं लगाऊंगा, पर पहले ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर एफ डैश एक्स। एफ एक्स अगर यू है तो बताओ ज़रा एफ डैश एक्स क्या होगा? सर एफ डैश एक्स होगा यू का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कौन पिक्चर में आएगा सर? यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन तो है और यू का आपको क्या मिला? डेरिवेटिव। और फिर आप थोड़ा गौर फरमाएं, मुझे वापस जी एक्स मिला। जी एक्स क्या था सर? जी एक्स मुझे याद आ रहा है वी का इंटीग्रेशन, है ना? जी एक्स क्या था भाई? आपका वी का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर यू इंटू वी का इंटीग्रेशन, और ये जो प्रोडक्ट है इसका आप क्या ले लेंगे? इंटीग्रेशन। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है बातें? ये जो फाइनल एक और इंटीग्रेशन लगा है वो इसके इस इंटीग्रेशन साइन के कारण हमने यूज़ किया है। मुझे ऑनेस्टली सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ है आपके सामने, ये कैसे हुआ, समझ आया? इन सब में एक और छोटी सी और ज़रूरी बात, इस फॉर्मूले को क्रिएट होते हुए देखा आपने, पर इसमें कुछ चीज़ें नज़र आई कि सर u इंटू वी, यानी अगर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है तो हम पहली बात तो इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म करते हैं तो आप लिखते हो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ध्यान से सुना ये ट्रिकी पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। आप सुन रहे हैं? देखो यहाँ भी वही हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़े चेंज के साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। पर इस एक्सप्रेशन का, इस प्रोडक्ट का आप इंटीग्रेशन दोबारा कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन यहाँ ये महज ऐसा ही है। मेरी बातें डाइजेस्ट हो रही हैं क्या? ये रूल समझ आ रहा है कि आप इस दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन को ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कैसे लिखते हैं और ऐसा क्यों लिखते हैं? यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई, अगर आप गौर से चेक करें तो। अब मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ रूल्स हैं, कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म करेंगे। और मेरा यकीन करिए यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस, थोड़ा अलर्ट और रादर आई वुड से बहुत केयरफुल रहना होगा जब आप फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चुनते हैं। यहाँ आप महज बस फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन नहीं चुन लेते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली देखकर निकालनी होंगी चीज़ें कि आप किसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और आप किसे सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा? कुछ रूल्स हैं, ज़रा गौर दीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको ग्रेजुअली समझ आएगा। मतलब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, आपको खुद मतलब वो दिखेगा आपको कि हाँ ये रूल होना स्वाभाविक था, अगर ऐसा नहीं होता तो हम फंस जाते, हम लूप में चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम और डिटेरियोरेट हो जाती या कॉम्प्लिकेट हो जाती। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ऐसे रूल्स बनाएं जिससे हमारी प्रॉब्लम्स आसान रहें और हम क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर ईजिली कर पाएँ। तो वो रूल्स क्या हैं पहले हम वो समझेंगे। पहला रूल, बड़े गौर से सुनिएगा, जो आपके दो फंक्शंस हैं, है ना, जिनका प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, अगर उनमें से एक फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, आप रूल बताओ। रूल क्या था सर? रूल कुछ ऐसा था कि अगर आपके दो फंक्शंस का प्रोडक्ट को आप खुद इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको खुद समझ आएगा कि ये रूल क्यों सही है। आपके दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उसे आपको इंटीग्रेट करना है। अब ये लिबर्टी आपके पास है ना कि आप किसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे और किसे सेकंड फंक्शन मानोगे। तो सर कुछ भी ले लो ना, क्या दिक्कत है फर्स्ट और सेकंड में? ज़रा जनाब, यहाँ पे फॉर्मूला सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो यू के साथ हो रहा है वही वी के साथ हो रहा है, बहुत कुछ अलग हो रहा है। आप खुद फॉर्मूला देखो ना, आपने पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, मैंने मान लिया कि फर्स्ट फंक्शन यू है, फिर सर आपने सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, चलो यहाँ तक तो सब ठीक था, आप यहाँ नहीं रुके, फिर आपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया और फिर उस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया। इस तरीके से आपने रूल बनाया। तो इस रूल में u और v के ऊपर बिल्कुल ठीक वैसे काम नहीं हो रहे जैसे होते हैं, पर एक फ़ायदा हुआ इससे। सर u को अलग तरीके से ट्रीट किया गया, v को अलग तरीके से ट्रीट किया गया, मतलब फर्स्ट फंक्शन कुछ अलग चला, सेकेंड फंक्शन कुछ अलग चला। मतलब जनाब आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात कि सर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ऑलरेडी हम बहुत समस्या में रहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बहुत आसान प्रोसेस नहीं है।
तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर मैं फर्स्ट फंक्शन कुछ इस तरीके से चुन लूँ जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो या डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल ना हो, तो आप समझो ना कितना फ़ायदा हो जाएगा। मतलब अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हैं जिनका इंटीग्रेशन करना है, उनमें से कोई एक फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता सर, आगे जाके फ़ायदा होगा या नुकसान, पर आप खुद समझो। यहाँ इस पार्ट में तो फर्स्ट फंक्शन को आप ना इंटीग्रेट कर रहे हो ना डिफरेंशिएट, तो उसे ऐसा कैसा लिख देंगे, तो मेरे लिए एक समस्या है खत्म हुई। समझ में आ रहा है? जो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, उसे मैं कैसे इंटीग्रेट होने से बचा सकता हूँ। और दूसरी बार जब वो गया तो पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, जिसे आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पा रहे थे, उसे आपने डिफरेंशिएट किया। आप सोचो डिफरेंशिएशन करने से कुछ और बन जाएगा, और जब वो कुछ और बन जाएगा तो हो सकता है फिर उसका जो इसके साथ प्रोडक्ट है उसे आप इंटीग्रेट कर पाएँ। तो कहानी बहुत सारे मोड़ लेगी, बहुत सारे ट्विस्ट लेगी। आप बस इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपके पास फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, है ना, और आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप फर्स्ट फंक्शन प्राथमिकता उसे दीजिए, उसे चुनिए जिसे इंटीग्रेट करना मुश्किल हो। ऐसा क्यों? क्या थोड़ा बहुत कारण लॉजिकली समझ आया? मुश्किल तो नहीं है बातें। अगर थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली तो वापस आते हैं काम की बात पर। एक और रूल निकल कर आ रहा है कि अगर आपके फंक्शन, जैसे पहले इसी रूल को समझाता हूँ, जैसे ये वाले फंक्शन आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, हमें नहीं पता सर इनका इंटीग्रेशन, ना हमने कोई फॉर्मूले अभी तक तो याद किए हैं, जैसे log बॉन्ड x या log x जिसे आप कह लें, ये सारे फंक्शंस की इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है। तो बिल्कुल सही बात है, इस केस में मैं यहाँ पर जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन में डायरेक्टली नहीं पता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। एक साधारण से एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे मान लो कल को कोई मुझे लिख कर दे दे x tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो आप खुद ज़रा दिमाग लगा के बताओ। मेरा कॉमन सेंस कहता है सर देखो x का इंटीग्रेशन तो पता है पर tan इनवर्स x का नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकेंड फंक्शन। अब आप कैसे अप्लाई करोगे आप खुद सोचो सर। शुरुआत करोगे आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan इनवर्स x एज इट इज़। फिर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे भाई सर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप क्या करोगे सर, पहले तो आप अपने tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे, ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, और आप उसके बाद अपने इस फंक्शन को, कौन से वाले, x को इंटीग्रेट करोगे। आई होप आप सुन रहे हो। और जो ये प्रोडक्ट आएगा, जो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इस प्रोडक्ट को आप इंटीग्रेट करोगे तो शायद बात बन जाए, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होके कुछ और बन सकता है, फिर वो x से मल्टीप्लाई होकर फिर कुछ और बन जाएगा, और शायद मैं उसका इंटीग्रेशन निकाल पाऊँ, है ना। तो मैं बस यही सारी बातें कहना चाह रहा हूँ कि चुनना कि कौन सा फंक्शन कौन सा है, मतलब इन दोनों में कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन, ये एक आर्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यही एक ट्रिकी पार्ट है जो आपको बड़े गौर से देख कर समझ कर सॉल्व करना होगा। यहाँ तक अगर बातें समझ आई हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और कुछ रूल्स एक्सप्लोर करते हैं। अगर वहाँ पर दो फंक्शंस हैं ही नहीं, बाय द वे यहाँ लिखा होना था मेरे ख्याल से साइन इनवर्स x, साइन x का तो इंटीग्रेशन पता ही, उसमें क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है, मान लो log x है ना, mod x लिखा हुआ है, वैसा मान लो कि x जो है वो कुछ ऐसा है कि पॉजिटिव ही है ना, मतलब इंटीग्रेशन में मॉड को लेकर हम इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। अब समझो सर, आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मुझे log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर लिबर्टी ले लूँगा। कैसी, मैं मान लेता हूँ इसके साथ 1 इंटू लिखा हुआ है, आप सुन रहे हो, और अगर लिखा है 1 प्रोडक्ट में तो क्या, अब जैसे ही 1 प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा दूंगा। और मुझे एक बात बताओ, आप किसे फर्स्ट फंक्शन किसे सेकंड फंक्शन मानोगे? सर वो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट नहीं पता है उसे मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा। तो मैं कहूँगा कि सर log x को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और 1 को मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन। क्या कहानी शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो log x एज इट इज़। फिर क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। क्या मैं ऐसे लिखूं प्रॉपर पूरा? आई थिंक x लिख दूं तो समझ आ जाएगा। माइनस क्या भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है सर? log x का डेरिवेटिव होता है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। क्या आपको बात समझ आई? एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू x अपॉन x कितना होता है? 1, और 1 का इंटीग्रेशन
x हो जाता है। यानी मैं फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाऊंगा ही आखिरी में, उसकी चिंता मत करिए। मेरे पास जो log x का इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है भाई, x log x माइनस x प्लस c। ये आपका जनाब क्या है, log x का इंटीग्रेशन। अब सोच के देखो, मुझे log x का इंटीग्रेशन आता ही नहीं था, मैंने कोई फॉर्मूला सीखा ही नहीं था, बट स्टिल देयर वाज अ स्कोप कि अगर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया log x में 1 को मल्टीप्लाई होते हुए देख कर, तो हमें भाई log x का इंटीग्रेशन पता चल गया। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस फॉर्मूले को x log x माइनस एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो आपको log x मिल जाएगा। मेरी बातें समझ आ रही हैं, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो, अगर ये रूल समझ आए तो देयर इज़ वन मोर वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट रूल, और इसी पर आपके सवाल बनते हैं। मान लो आपके पास दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, मान लो आपके पास दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, जैसे लिखा है लेट्स से एक्स क्यूब और लिखा है log x। अब दोनों ही मान लो आप डिफरेंशिएट कर सकते, इंटीग्रेट कर सकते हो, दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो। जैसे कहने को आप कहोगे log x का इंटीग्रेशन सर मुझे पता है कि x log x माइनस एक्स होता है, आपको एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पता है, तो मान लो आपको दोनों का इंटीग्रेशन पता है कि निकाल सकते हैं, मतलब निकाल देंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो तो सर फिर किसे पहले किसे दूसरा फंक्शन माने, मतलब जब जानते हैं तो किसे फर्स्ट फंक्शन और किसे दूसरा फंक्शन माने। तो ये बात ऐसी क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको समझने में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस लगेंगे। पर इस बात को क्या करा जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली किसे फर्स्ट फंक्शन किसे सेकंड माना जा रहा है, उस बात को पहले समझना, बस कि डाइजेस्ट कर लेना कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों करते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद अगेन दिखेगा, फील होगा कि हाँ ये स्वाभाविक है सर, ऐसा करना था, ये डिमांड थी, ये नीड थी, वरना बात फिर बिगड़ जाती, बात फिर गलत हो जाती। तो जो नीड है वो समझाता हूँ। एक निमोनिक है जिसे कहा जाता है आइलेट। अब आइलेट अपने आप में एक निमोनिक है, यानी इसका अपने हर एक लेटर का फुल फॉर्म है। I stands for inverse trigonometric functions. I repeat, I stands for inverse trigonometric functions. L stands for logarithmic functions. A stands for algebraic functions. Your T stands for trigonometric functions and E stands for exponential functions. इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये है भाई साहब कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, और उसमें मान लो जैसे यहाँ अगर मैं देखूँ एक्स क्यूब और log x, तो एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है सर, एक्स क्यूब आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इस टेबल में एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक में ऊपर कौन है सर, पहले प्रायोरिटी है आपके पास log की, तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, और एक्स क्यूब को आप सेकेंड फंक्शन। बस आप ये टेबल याद रखना, ये वर्ड याद रखना, आइलेट है ना, और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना कि आप किस फंक्शन को फर्स्ट और किसे सेकंड मानेंगे। जो भी दिए हों आप चुन लो, जैसे कि मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है, तो फिर सीधी सी बात है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन या आपका सेकेंड फंक्शन। समझ आ रहा है क्या, कोई कन्फ्यूजन? यही बात यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। ये वो रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एवरीवन कंफर्टेबल, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और अगर रूल्स थोड़े बहुत भी समझ आए हैं तो एक काम करते हैं, क्लैरिटी लेने के लिए एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो क्या मैं साइन इनवर्स एक्स लेकर चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ? अब जब आप पढ़ते हो साइन इनवर्स एक्स तो आपके दिमाग में क्या आता है? महज इतनी सी बात कि सर ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड फंक्शन है, तो इसका मैं डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं जानता, तो क्या मैं इसे यूनिटी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरा कहना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब आप एक बात बताओ, ये कैसा फंक्शन है? ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है? ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप किसे फर्स्ट फंक्शन किसे सेकंड फंक्शन कहने की शायद ज़रूरत नहीं है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक आपका जो प्रायोरिटी पे है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड फंक्शन। अब क्या, अब आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो आप क्या लिखेंगे भाई, अपना साइन इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है सर? वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुन रहे हैं आप लोग? इनटू इंटीग्रेशन ऑफ आपका क्या, सेकेंड फंक्शन। तो आपका सर सेकेंड फंक्शन क्या था, 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो क्या वो सीधा सीधा x में यहाँ लिख दूँ, दिस इज गोइंग टू बी x dx। यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई परेशानी आई होप नहीं है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। अब क्या, अब सुनना ध्यान से।
इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको? जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, मान लो सर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट्स से थोड़ी देर के लिए लिख देते हो t, सुन रहे हैं आप लोग? तो आप माइनस 2x dx को dt लिख दोगे। मेरी बात समझ आ रही है क्या? मतलब यही सवाल मेरे लिए अब क्या बन जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स को मैं dt बाई 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर dt आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है आपका अब क्या, 1 अपॉन टी टू द पावर 1/2। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो वो न्यूमरेटर में आएगा तो हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1/2। कोई दिक्कत? तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन गया है। और इसे सॉल्व करने के लिए टी की पावर 1/2 में यानी नेगेटिव 1/2 में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे। तो न्यूमरेटर में टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 न्यूमरेटर में है तो वो 1/2 इसको कैंसिल कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? तो टेक्निकली मेरे पास सिर्फ बचेगा टी टू द पावर 1/2। टी टू द पावर 1/2 मतलब क्या, टी आपका ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी अंडर रूट में आएगा। मतलब फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो होगा x टाइम्स साइन इनवर्स x, है ना, प्लस यहाँ आ जाएगा क्योंकि आप नेगेटिव साइन ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे, अंडर रूट ओवर क्या भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलना। क्या आपको रियलाइज़ हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे आपने इस क्वेश्चन को महज 2 लाइंस में ख़त्म किया? अगर आप बेसिक्स जानते हो, अगर आपको बारीकियां पता है, और अगर आप अवेयर हो कि एग्जैक्टली क्या करना होता है। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? आई होप चीज़ें स्मूथ हैं, चीज़ें सिंपल हैं। थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ, ताकि आप चीज़ें डाइजेस्ट कर पाओ और आपको ये आइलेट रूल के साथ कंफर्ट बिल्ड हो जाए कि एग्जैक्टली वो है क्या। ज़रा मुझे खुद सिंपल सी बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है 2x³ टाइम्स e टू द पावर x स्क्वायर, तो आप किसे फर्स्ट फंक्शन किसे सेकंड फंक्शन मानेंगे? इस 2 को लेकर तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। x³ क्या है सर? x³ आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, e टू द पावर x आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर आइलेट ई आखिरी में आता है तो प्रायोरिटी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देंगे। तो ये क्या कहता है, आप सर 2 तो बाहर रखो सबसे पहले, है ना। एक सेकेंड सर, गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आप सीधे ना इसमें सच कहूँ तो मत लगाओ डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल, मतलब अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मत लगाओ, क्योंकि अगर आपने x³ को कुछ माना तो कुछ ना ये एक्स स्क्वायर आपका सिंप्लीफाई हो सकता है, आपकी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। तो मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना चाह रहा हूँ। इफ़ यू ऑल एग्री कि सर एक काम करते हैं, मान लो मैंने x³ को कहा लेट्स से थोड़ी देर के लिए t, तो क्या आप सब इस बात से एग्री करते हो कि 3x², आई एम रियली सॉरी, 3x² dx को आप dt कह दोगे? मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो 3x² है ना, 3x² dx को तो dt कह देंगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इवन रादर मैं सच कहूँ तो मैंने x³ को क्यों माना, मुझे थोड़ा सा ना गड़बड़ लग गया। मैं एक सेकंड सिंपल सा पॉइंट कहता हूँ आपसे। अगर मैं e टू द पावर x² को एक फंक्शन मान लूँ, तो जैसे अगर मैं e टू द पावर x² को t मान लूँ तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? मेरे ख्याल से ऐसा कुछ खास फ़ायदा तो होता दिख नहीं रहा है सर, तो उसको छोड़ो आप, है ना, मत उलझाओ। मतलब यहाँ पे भी अगर t मानोगे तो गड़बड़ होगी। तो मतलब मैंने जब x² को लिया तो वो 3x² दे रहा था, उससे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो x² डिनोमिनेटर में आता हुआ दिख रहा था। एक और काम कर लेते हैं, आखिरी ट्राई। यहाँ पूरा x³ नहीं लेता हूँ, लेट्स से मैं x² को लेता हूँ। जैसे मैंने माना लेट्स से x² को t, तो सुनना ध्यान से। तो क्या मैं ये कहूँ कि 2x dx, अब शायद बात बन जाएगी, सुनना ध्यान से, अब बहुत अच्छे से बात बनेगी, सुनना ध्यान से। अगर मैंने x² को t माना तो 2x dx dt हो जाएगा क्या? देखो ऐसा थोड़ा सोचना पड़ेगा सब्सटीट्यूशन में। इससे क्या हुआ वो समझो। देखो यहाँ से x³ में से x² उधार लिया तो वो क्या रिप्लेस हो गया किससे? t से, तो t रहा। अब उसके पास बच क्या गया 2x, तो वो 2x dx क्या बन गया सर? वो 2x dx आपका बन गया dt। और क्या, e तो है ही और e की पावर x² यानी t है। तो ये सवाल कुछ ऐसा बन गया। पहले तो ये समझ आए, इससे भी कर लेते आप। मेरा कहना है वहाँ पर चीज़ें और डिटेरिएट करने के बजाय मैंने इसे ऐसा सिंप्लीफाई करके रख लिया, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो अब मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो सर अब वापस वही कहानी, आपका ये कैसा है? ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये कैसा है? ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में अगर चुना जाए तो हमारा भाई सिंपल सी बात है, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले आता है, तो मैं एल्जेब्रिक फंक्शन को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा।
तो देखो क्या कर लेंगे सर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप जानते हो, सिंपल सा लिखा हुआ है, ये जो है आपका t, मैं यहीं लिख दूँ चलेगा क्या, t आपका जो है उसे फर्स्ट और e टू दी पावर t को सेकंड, क्या कहते हो आप, हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो आपका t एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, फिर क्या बात खत्म, क्यों खत्म, क्योंकि आप करोगे इंटीग्रेट किससे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो t का डिफरेंशिएशन 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, लेकिन अभी एक बार और इंटीग्रेट करना है, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन चला से कितना हो जाएगा भाई e टू द पावर t। तो आपको समझ आ रहा है, अगर बहुत स्मार्टली वाइसली फंक्शंस को चुना जाए और उनको ठीक से लिखा जाए तो आप इंटीग्रेट बहुत ईजिली कर सकते हो कि किसे फर्स्ट किसे सेकेंड माना जाए। अच्छा, यहाँ पर बस एक छोटा सा ट्विस्ट कि अगर आपने यहाँ पर x को रिप्लेस करना है, सॉरी t को रिप्लेस करना है, तो वापस कर दो, तो ये शुरुआत होगी किससे, वही x स्क्वायर e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, प्लस c के साथ। मैं एक और छोटा सा पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो आप खुद फील करोगे कि अगर मैंने उल्टा किया होता, जैसे मान लो यहाँ पर जो लिखा है इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर लिखा है e टू दी पावर t इंटू टी, है ना, मान लो इसे मुझे इंटीग्रेट करना है और मैंने अपने आइलेट रूल को फॉलो ना करते हुए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में इसे मैंने मान लिया होता फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लिया होता सेकंड फंक्शन, तो देखो क्या गड़बड़ होती है, आपको खुद फील होगा कि क्यों ये रूल्स ज़रूरी हैं। चलो यहाँ पर अगर मैंने रूल लगाया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, है ना, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, बहुत बढ़िया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर t, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, उस केस में आपको मिलेगा t स्क्वायर बाई 2। आपको कुछ समस्या समझ आई, आप लूप में चले गए जनाब, लूप में जाने का मतलब अब वापस आप इसे फर्स्ट और इसे अगर सेकंड मान लोगे तो अब ऐसा कुछ बनेगा, फिर कुछ और भी बनेगा, फिर t क्यूब बाई 3 भी मिल जाएगा और आप इंटीग्रेशन के लूप में ही रहोगे, बाहर नहीं आओगे, उल्टा पावर बढ़ाते चले जाओगे। तो आप इससे बाहर अगर आना चाह रहे हो तो आपको उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी इससे आपको फर्स्ट और इससे आपको सेकंड मानना पड़ेगा। जो गलती आपने की है मत करना, और ये चलेगा अब, है ना, आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो कि क्या गड़बड़ है और आइलेट रूल फॉलो करना क्यों बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात समझ आई तो हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यहाँ पे कैसे सोचेंगे। सबसे पहले सारी बातें छोड़ो, एक सिंपल सा पॉइंट, सिंपल सा स्टेटमेंट बताओ कि यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूशन का स्कोप बन रहा है क्या, ट्राई कर लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं x को यहाँ पर जो दिख रहा है अपना एक्स स्क्वायर टाइम्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर मैं x को टेन थीटा से रिप्लेस करता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बस मुझे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिख रहा है जो आपको भी दिखेगा, ज़रा गौर से देखना। x को टेन थीटा से रिप्लेस करना मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, और टेन थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, पहली चीज़, बहुत बढ़िया। अब क्या, x टेन इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आराम से देखो आपको खुद समझ आएगी, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा सर, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पर हम ये लिबर्टी लेंगे कि टेन इनवर्स टाइम्स, मतलब सॉरी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन के इम्पैक्ट को नलिफाई करेगा एंड यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ थीटा। हाउएवर इन द डिनोमिनेटर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच क्लियरली इज एन आइडेंटिटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेक स्क्वायर थीटा, एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे dx को आप रिप्लेस करोगे किससे सर, dx को आप रिप्लेस करोगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस, जो अभी हमने लिखा या किया कि सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आई थिंक अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है सर, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, ज़्यादा मत सोचो, ये सेक स्क्वायर थीटा आर कैंसल्ड एंड फाइनली यू आर लेफ्ट विद टेन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डी थीटा। क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को, याद करिए जब आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखते हो, ये सारा कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए ना, तो क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों, बस यहाँ पर देखो आपको खुद क्लिक करेगा कि ऐसा क्यों करूँ। तो टेन स्क्वायर थीटा को जब हमने रिप्लेस किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, सो थीटा ऑलरेडी है और यहाँ पर क्या लिख लिया भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ये पॉइंट समझ आया क्या। जब ये पॉइंट हमने लिखा तो अब गौर से देखना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, कि मैं यहाँ पर अब अगर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जैसी पूरी कहानी परफॉर्म कर लूँ तो बहुत ईजिली अपना आंसर ला सकता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा के साथ समस्या थी क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा का इंटीग्रेशन अगेन बहुत लंबी चौड़ी कहानी चलती है और बहुत
तकलीफ़ों में हम आ जाते क्योंकि टेन थीटा भी नहीं था, वो टेन स्क्वायर थीटा था। लेकिन जब टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख देता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा मेरे लिए एक ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है, तो इसलिए मैंने इसे सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा भाई, थीटा इंटू क्या, सेक स्क्वायर थीटा है ना, डी थीटा, और इस वाले पार्ट को अलग से लिख दिया माइनस क्या, थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर यहाँ से मैं कहानी आगे बढ़ाऊँ तो ज़रा सुन लीजिए और समझ के बता दीजिए। थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इट्स लाइक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। आप खुद बताओ सर, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। और अगर हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग देखें तो आपको दिख ही रहा होगा, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कौन पहले आ रहा है सर, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है ट्रिगो से। तो ऑफ कोर्स आपका जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की लड़ाई है वो सुलझ चुकी है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। और यहाँ तो इंटीग्रेशन सिंपल सा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं भाई, है ना, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो थीटा एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, और क्या भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई सर, वो हो जाएगा आपका टेन थीटा। आप सुन रहे हैं। अब क्या, आई थिंक एक छोटा सा पार्ट और बचा है जो मिस मत करिएगा। यहाँ पर जो एक छोटा सा पार्ट लिखा है वो क्या लिखा है सर, गौर से देखिए प्लीज़। ये लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाई 2, एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन है, सो आई विल पुट अ नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ चुके हो। अब दो तरीके, या तो आप 10x का इंटीग्रेशन जानते हो, हमने डिस्कस किया है, फॉर्मूला बनाया भी है, निकाला भी है, और अपने 10x का इंटीग्रेशन सीधा सीधा आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैं 10x का इंटीग्रेशन नहीं जानता हूँ तो क्या मेरे पास कोई और तरीका है? हाँ, आप चाहो तो यहाँ से वापस अपना आइलेट लगाकर बना भी सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ये भी एक तरीका है वाजिब सा, इससे भी बन जाएगा। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, या तो अपना सब्सटीट्यूशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के थ्रू सोच लो, याद है लॉग वाला वर्जन, लॉग ऑफ कॉस थीटा, मतलब मॉड ज़रूर लगाना, या फिर मतलब कैसे भी बना लो, मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थीटा टेन थीटा लिख देते हैं पहले। लेकिन सर एक मिनट, थीटा थीटा नहीं है, थीटा कुछ और था, याद करो सर। एक्स जो था वो टेन थीटा था, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक्स जो था वो टेन थीटा था, तो टेन थीटा तो हो जाएगा एक्स और थीटा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। अच्छी बात है। यहाँ पर टेन थीटा को आप इंटीग्रेट अगर करते हो तो ये क्या लिखा हुआ है, मान लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर टी माना तो माइनस साइन थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी लॉग ऑफ मॉड टी यानी लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन चुका है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कितना भाई, कॉस थीटा। सुन रहे हो आप लोग? तो मॉड ऑफ कितना भाई, कॉस थीटा, और थीटा क्या है सर, थीटा है आपका टेन इनवर्स एक्स, तो कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, अब थीटा क्या है सर आपका, थीटा है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या ये पूरा पार्ट आपको समझ आया कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे सॉल्व कर रहे हैं? किसी भी स्टेप में कोई डाउट, मुश्किल तो नहीं है चीज़ें। आई होप अब आप कंफर्टेबली जान पा रहे हो कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया और कैसे सोचा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर ये फॉर्म, ये पूरा एक्सप्रेशन समझ आया है ना कि कैसे बना है और क्या हुआ है, कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट आई होप नहीं है। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या मेरा कहना है, फिर से सोचो और दिमाग लगाओ कि इसको पहले तो मैं स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट करने का मतलब है 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ और यहाँ अलग से रखा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x अपॉन कितना 1 प्लस कॉस एक्स और क्या भाई आपका साइन एक्स अपॉन कितना भाई वापस 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम थोड़े फॉर्मूले, थोड़े ट्रिगो के बेसिक्स याद करेंगे। साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स देखिए, क्या साइन एक्स के लिए आपको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स जो भी लिखा है इस बेसिस पर चीज़ें निकाल सकते हैं क्या? बस एक छोटा सा करेक्शन प्लीज़ करिए कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स मत रखिए, क्योंकि उससे ना फॉर्मूले में मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत आएगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप इसे ऐसे ही रखिएगा कि ये क्या हो भाई, ये हो आपका 1 माइनस कॉस एक्स, है ना, इसे 1 प्लस कॉस एक्स की तरह ट्रीट मत करिए। तो यहाँ पर जो सवाल है आपका वो कुछ इस तरीके से सिर्फ छोटा सा माइन्यूट सा चेंज लेकर ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना।
अब ये क्यों किया वो समझना। मान लो ये सवाल है 1 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि मुझे लग रहा है वो 1 प्लस कॉस एक्स से फॉर्मूला वैसा नहीं बैठेगा कि आप जब सब्सटीट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं तो बात बन जाए। चलो अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। आपको याद है ना 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ से सोचा जाए तो x को तो x रखा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है डिनोमिनेटर में वो आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को न्यूमरेटर में लाया है ना, तो 1/2 तो ऐसा का ऐसा है ही। यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, मतलब साइन जब न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर से उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सुन रहे हो आप लोग? माइनस यहाँ पे सुनिए प्लीज, साइन एक्स को मैंने न्यूमरेटर में ही लिख लिया 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और वही बात 1 माइनस कॉस एक्स को लिख लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या, आई थिंक इससे ये कैंसिल और इवन ये 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या बना देगा, दैट विल गिव यू कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। क्या ये बात समझ आई है बिना किसी परेशानी के? अब जो नई समस्या आपके सामने शुरू हो रही है, सर कॉट एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन तो मैं इजीली सोच सकता हूँ, जो सब्सटीट्यूशन से परफॉर्म कर लेंगे, पर यहाँ जब शुरुआत हम करेंगे एक्स डॉट कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ किसे फर्स्ट फंक्शन किसे सेकेंड फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, आइलेट आपका फॉर्मूला। तो वही कहानी वापस है, आप सोचो ये आपका कैसा फंक्शन है, सर ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मुझे बताओ भाई आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, आइलेट में ए पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। मेरी बात डाइजेस्ट हो रही है क्या? तो शुरू करें 1/2 एज इट इज, है ना सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन मतलब x आपका एज इट इज, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, प्लीज ध्यान से सुनना, cos x स्क्वायर एक्स जो होता वो होता माइनस कॉट एक्स। सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन यहाँ पे है x बाई 2, तो वो x का जो कोफिशिएंट है 1/2, उससे आप डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, सो -2 कॉट एक्स बाई 2 आपका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस, है ना, यहाँ पर मैं 2 पहले लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना, -2 कॉट एक्स बाई 2। इस तरीके से अब आप लेंगे नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव के साथ क्या ले लेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। शायद कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपका फर्स्ट फंक्शन x है, x का डिफरेंशिएशन कहीं नहीं जा रहा 1 है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो वापस वही बात, cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन जो आएगा वो पहली बात तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, फिर आपका क्या होगा सर, वो आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 को मैंने यहाँ ले लिया और वापस आपका cot x बाई 2 dx। अब मेरा आपसे कहना है जैसे ये cot x बाई 2 दिख रहा है, जैसे ही ये cot x बाई 2 दिख रहा है और मुझे यहाँ पर भी शायद ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो अभी इसे सॉल्व नहीं करते, इसे ऐसे ही रखते हैं ना। यहाँ पर छोटा सा पार्ट ये कि ये जो है 1/2, ये तो ऐसा का ऐसे ही है, और माइनस आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, cot x बाई 2 dx। मेरा कहना है इस एक स्टेप पे थोड़ा सा रुकिए और ज़रा थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए कि ये 1/2 यहाँ जब आया तो ये तो कितना हो गया, -x cot x बाई 2, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ये 1/2 यहाँ आता है, तो आई होप आपको दिख रहा है, ये हो जाता है पॉजिटिव ऑफ cot x बाई 2 dx, और ये हो जाता है नेगेटिव ऑफ cot x बाई 2 dx। एंड ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो वहाँ है ही। क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि आंसर स्पष्ट सा दिख रहा है सर? ये पूरा पार्ट आइडेंटिकल है, बस सिग्नेचर का चेंज है तो ये कैंसिल, एंड यू विल बी फाइनली लेफ्ट विथ -x टाइम्स cot x बाई 2 प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये महज इतना सा क्वेश्चन जिसका इतना सा जवाब, जिसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होपफुली नहीं है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ज़रा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है। सर यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ √ओवर x अपॉन a प्लस एक्स। अब सर यहाँ क्या करेंगे, तो मेरा कहना है एक छोटा सा काम करते हैं, मैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लेता हूँ, इस x को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करता हूँ, है ना, और जो सब्सटीट्यूशन में करना चाह रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेट्स से tan स्क्वायर थीटा से। सुनना, यहाँ a tan स्क्वायर थीटा आएगा, कुछ दिख रहा है होता हुआ, यहाँ a tan स्क्वायर थीटा आएगा। आई होप आपको अब दिख जाएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाय द वे जब सर आप सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि अभी यहाँ पर भी कुछ करना होगा। तो ये जो है ये dx क्या दे देगा सर, a तो एज इट इज़ tan स्क्वायर थीटा में चेन रूल लगाया तो हो जाएगा 2a, क्या भाई
टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और ऑफ कोर्स डी थीटा। आपको समझ आ रहा है? क्वेश्चन शायद बहुत आसान हो सकता है अगर आप ठीक से अपना सब्सटीट्यूशन परफॉर्म कर दें तो ठीक है सर, शुरुआत करते हैं यहीं से। क्या दिख रहा है पहले तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स है अंडर रूट ओवर, है ना, न्यूमरेटर में x यानी क्या, a टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या भाई, डिनोमिनेटर में आपका a प्लस एक्स। जब डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं a प्लस एक्स, है ना, तो a तो a है, a को मत छेड़िए, लेकिन प्लस x यानी a टेन स्क्वायर थीटा, तो a जब आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख लूँगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा ये पार्ट बना जो क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन सर अभी dx को आपको किसी वैल्यू से रिप्लेस करना बाकी है, तो जब dx को रिप्लेस किया तो 2a कांस्टेंट टर्म है, तो 2a को बाहर ले आते हैं, अंदर जो बच रहा है वो है टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वो है टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ज़रा कुछ पहलुओं पर बात कर ली जाए और देख लिया जाए कि क्या बन रहा है। सर सबसे पहले तो यही कि ये a से a कैंसिल, है ना, बाय द वे ये पूरा पार्ट साइन इन्वर्स के पास है ना, ये बाहर है, उसे साइन इन्वर्स में मत लेना क्योंकि वो dx की वैल्यू है ना। तो आप टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ज़रा गौर से देखिएगा। मॉड की चिंता यहाँ हम नहीं करते हैं ना, तो देखना ध्यान से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो साइन थीटा बचेगा, होने को मॉड साइन थीटा होना चाहिए, पर इंटीग्रेशन में वी टेक दैट लिबर्टी। तो ये हो जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। आई रिपीट, जब मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तो शैलाई से सर एक छोटा सा काम और कर लीजिए, साइन इनवर्स साइन के इम्पैक्ट को नलिफाई करेगा। अगेन हम वो प्रिंसिपल डोमेन में ही चीज़ें रखते हैं, प्रिंसिपल रेंज में ही चीज़ें रखते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या बचता हुआ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे दिखेगी थीटा। तो ये सवाल जो हमारे लिए अब निकल कर आ रहा है वो ये है कि 2a तो है ही, है ना, 2a को मत छेड़ो, 2a तो जो है ये क्या बना, ये पूरा एक्सप्रेशन बना थीटा, फिर आपके पास है टेन थीटा एंड आई होप सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ही लिखा हुआ है। सर अभी आपको कैसे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर ला सकते हो या बहुत इजीली वर्कआउट कर सकते हो? मेरा कहना है यहाँ पर सबसे पहली गलतफहमी तो ये कि आइलेट आप कैसे लगाओगे, क्यों सर क्या दिक्कत है? आप समझो ना, किसी भी शख्स को यहाँ पर 3 फंक्शंस दिखाई देंगे, तो मैं कह रहा हूँ माना मैंने कि 3 फंक्शंस है, पर क्या मैं इसे ऐसे मान सकता हूँ ये अपने आप में एक पूरा फंक्शन है और ये अपने आप में एक पूरा फंक्शन है? ज़रा गौर से सुनिएगा, ये एक नॉर्मल सा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मेरा सेंस क्या कहता है कि सर आइलेट के अकॉर्डिंग इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मान लो आप सेकेंड फंक्शन, यानी कि ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, 2a को तो मत छेड़िए, 2a को तो एज इट इज़ रखिए, फिर क्या, फिर वही कहानी, बस ध्यान से सुनना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो क्या थीटा एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि आपका टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ आया कि ऐसा क्यों माना, कि आपको दिख रहा है कि सर मैं इसे बहुत इजीली अपने सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या होना है, बस आंसर मेरे सामने है, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा का डेरिवेटिव कितना 1, आई होप अब आपको समझ आने लगी हैं चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स फिर क्या, आपका इंटीग्रेशन ऑफ यही फंक्शन सेकंड फंक्शन जो कि है, अच्छा इसमें 2 लगेंगे, इंटीग्रेशन एक तो लगनी है जो कि है डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, है ना। तो एक इंटीग्रेशन वो बाहर वाला और एक इंटीग्रेशन ये जो कि क्या है भाई, जो कि है आपका टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फिर से करना है, जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसका। क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कि किस तरफ ये आपको लेकर जा रहा है? तो एक एक करके चीज़ें निकालते हैं, बड़े गौर से देखना। 2a को मत छेड़ो, 2a तो एज इट इज़ है ना। इवन थीटा की वैल्यू जो रिप्लेस या सब्सटीट्यूट करनी है वो बाद में करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर मैं टेन थीटा को t कहता हूँ तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी टी, तो ये लिखा हुआ है टी डी टी, वो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू मतलब क्या, टेन थीटा का होल स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको मिलेगा सर थीटा तो ऑलरेडी है और आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। अच्छा, इसके साथ साथ माइनस किया। अब सुनना, वहाँ पे 10 इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एक बार अगर इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई टू, तो 1/2 बाहर निकाला, और अभी एक बार और इंटीग्रेशन करना है किसका, 10 स्क्वायर थीटा का। जब 10 स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना ही है तो 10 स्क्वायर थीटा को
क्या मैं वापस अपने सिंपल से ब्रेन से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा लिख सकता हूँ? मेरी बात समझ आ रही है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आए कि ऐसा क्यों किया है? एवरीवन कंफर्टेबल एंड ओके विद दैट? मैं आखिरी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दूंगा, है ना, तो उसकी चिंता मत करना। अब क्या सर, ये सॉर्टेड, ये सॉर्टेड, ये सॉर्टेड, तो इसे तो नहीं छेड़ा, तो ये हो जा रहा है 2a टाइम्स थीटा टाइम्स। अब देखो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझानी। आप एग्जामिनेशन हॉल में ये सब मत लिखो, मतलब वो इतना हिस्सा सॉल्व करो ना जो करना है, बाकी आखिरी में इसको अपेंड कर देना अपने आंसर में। तो यहाँ पर जो आएगा माइनस हाफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। तो पहले तो आपका क्या जाएगा? माइनस हाफ टेन थीटा। फिर क्या आपका माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस विल बी थीटा बाई 2 एंड ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे सर एक छोटी सी गड़बड़ ये सर कि अगर आपको फाइनली अपना आंसर लाना है तो आपको थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। मैं कहूँगा प्लीज़ मत करिए, जैसा है वैसे ही रखिए, है ना। मतलब थीटा की मैं वैल्यू जानता हूँ, यहाँ से थीटा क्या है वो सुनना। यहाँ से मैं ये जानता हूँ जो टेन स्क्वायर थीटा है वो एक्स अपॉन ए होगा। सुनिएगा ध्यान से, जो आपका टेन स्क्वायर थीटा है वो एक्स अपॉन ए है। अंडर रूट अगर लिया तो कहने को प्लस माइनस अंडर रूट ओवर एक्स अपॉन ए आना चाहिए, बट इंटीग्रेशन में यू टेक दैट लिबर्टी कि आप पॉजिटिव साइन पर ही खेल रहे हो, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ओवर एक्स अपॉन ए। और यहाँ से अगर आप सोचें तो थीटा जो होगा वो होगा टेन इनवर्स अंडर रूट ओवर एक्स अपॉन ए। क्या ये बात आपको समझ आई? थीटा जो होगा वो होगा टेन इनवर्स अंडर रूट ओवर एक्स अपॉन ए। एक मिनट, है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ और कन्वर्जन्स। मेरा कहना है ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो लिखा हुआ है वही रहने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2a का 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि ये 2 2 2 सारे हट जाएंगे उससे ना, ये फ़ायदा होगा। तो a को बाहर रखते हुए अब मैंने अगर आंसर लिखना चाहा तो सुनिएगा, 2 अंदर जा चुका है, तो पहले तो थीटा टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, सुन रहे हो आप लोग? फिर क्या दिख रहा है सर? माइनस टेन थीटा दिख रहा है ना, और प्लस क्या दिख रहा है? थीटा, और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो शैलाई से ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि इस तरीके से आप फाइनली आंसर लिख दोगे, थीटा टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा प्लस थीटा। ए आपका बाहर लिखा हुआ है, प्लस सी जो आप लगाएंगे। और बस मैं कह रहा हूँ मत लिखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, है ना। हम जानते हैं कि थीटा क्या है सर? थीटा है आपका टेन इनवर्स अंडर रूट ओवर एक्स अपॉन ए। तो आपका मन हो तो चाहो तो यहाँ लिख दो थीटा की जगह, और ना भी लिखोगे तो चलेगा। तो ओवरऑल इस तरीके से आप अपना इस क्वेश्चन का आंसर थीटा की टर्म्स में लिखते हैं। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? क्या इस सवाल में कुछ भी ऐसा है जो अब आपको समझ नहीं आ रहा है? आई थिंक कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि हमने क्या किया और कैसे किया। चलो, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो क्या मूव करें अपने अगले सवाल पर? ज़रा गौर से देखिए, यहाँ लिख रहा है लॉग ऑफ क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर एक्स। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, क्या मैं लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 1 प्लस, है ना, साइन स्क्वायर एक्स जैसा है वैसा है। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, क्या मैं इसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकता हूँ? अब अगर आपको चमक रहा है तो क्या मैं यहाँ पर अपना आइलेट रूल लगाऊं, यानी अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर सोच पाऊँ? तो बिल्कुल लगाओ। सर ये बताओ पहले तो आप किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किस फंक्शन को सेकंड मानोगे? तो अगर इस फंक्शन पे पूछा जाए तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप समझ पा रहे हो ना? ये आपका कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। और आइलेट में एल पहले आता है, टी बाद में आता है। सुन रहे हो क्या? तो आपका ऑफ कोर्स ये रहा फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकंड फंक्शन। तो लगा दें क्या भाई अपना प्रोडक्ट रूल, नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। ठीक है सर, लॉग ऑफ कितना? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एज इट इज। लेकिन जनाब इसमें एक छोटा सा पार्ट, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? 10x। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा पार्ट क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ये था, क्या आप मुझे इसका डिफरेंशिएशन सिखाएंगे? तो सर चेन रूल के अकॉर्डिंग लॉग के कारण पहले तो क्या जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? दैट विल बी न्यूमरेटर में आने वाला है क्योंकि इसके साथ प्रोडक्ट होगा। कितना भाई? 2 साइन एक्स। और फिर आप साइन एक्स का जो प्रोडक्ट लेंगे वो कितना जाएगा? सॉरी, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव लेंगे वो कितना जाएगा? कॉस एक्स। तो यह आया आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि कितना है? 10x। क्या 10x को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लूँ? और इस पूरे
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या थोड़ा बहुत समझ आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? मुश्किल तो नहीं है चीज़ें, इससे नहीं छेड़ते क्योंकि इसमें और क्या करोगे आप, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं है, तो इसे मैं लिख दूंगा। मैं थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करने में अभी इंटरेस्टेड हूँ। आप देख पा रहे हो सर, ये cos x से cos x कैंसिल और यहाँ मिलेगा आपको sin स्क्वायर x। तो ये जो पार्ट बनेगा 2 तो बाहर आ गया है ना, यहाँ पर जो दिखेगा वो दिखेगा आपका न्यूमरेटर में sin स्क्वायर x, सुन रहे हो आप लोग, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin स्क्वायर x dx। ये जो लिखा है इसे बार बार मत लिखो दोबारा, मैं कह रहा हूँ बस इतने से पार्ट को सॉल्व करते हैं और इस पर बात करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या गुंजाइश है, कैसे चीज़ें कर सकते हैं, कोशिश क्या बन रही है, मतलब वो समझते हैं। एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो आपको कोई शिकायत तो नहीं है? मैं बार बार नहीं लिखना चाह रहा हूं, आखिरी में लिख दूंगा, बस इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करके पहले ले आता है ना। अगर इसे सॉल्व किया तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स सॉर्टेड है, और क्या दिखेगा -1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो सवाल है ये बन गया -2 टाइम्स कितना, ध्यान से सुनिएगा, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब मैंने इससे इतने पार्ट को और इतने पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले तो आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और फिर क्या दिखेगा माइनस, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि इस तरह के फंक्शंस का हमने इंटीग्रेशन सीखा है? आई थिंक अगर आप बस सिंपल सी प्रोसेस याद कर पाओ कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में चीज़ें हों तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते सर, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हो। क्यों करते हो, याद आया? कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी डिवाइड करते हो, क्यों करते हो, याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो सोचो, -2 जैसा है वैसा रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखना अब बस ये पार्ट मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न। जब cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। जब यहाँ किया तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, आपका sec स्क्वायर x, लेकिन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, यानी आपका क्या भाई tan स्क्वायर x। पहले तो ये बात समझ आई क्या? एक और छोटी सी बात, फिर वही बात, मैं सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ सर, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, आप सुन रहे हो क्या? तो इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो टेक्निकली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा करने का कारण आई होप आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टेन एक्स को कहता हूँ टी, तो सर आप सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या कहेंगे, dt। बस इतनी सी बात है, तो बस इसी बात पर बात करते हैं। न्यूमरेटर में है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो न्यूमरेटर में आ जाता है dt, है ना, और आपने किसे कहा है 10x को t, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जा रहा है सर, ये आ जा रहा है 1 प्लस 2t, रियली सॉरी 1 प्लस 2t स्क्वायर, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा फॉर्म बनता हो दिख रहा है क्या आपको? अगर आपको यकीन हो रहा हो मेरी बात पर, अगर थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो एक और काम कर लो भाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 को, है ना, ध्यान से सुनना, जो 2 कॉमन लिया है वो 2 यहाँ आया बाहर, है ना, यहाँ पर टी स्क्वायर तो है ही, और 1/2 को मैंने 1/√2 का स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ याद आया? कुछ तो याद आ रहा होगा, सिंपल सा एक्सप्रेशन, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना आंसर अपने स्टेज पर है। कैसे? आपको याद है ना dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत बेसिक सा सिंपल सा आपका फॉर्मूला बनाता है जिसमें बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चीज़ें याद आ चुकी हैं तो। बाकी पार्ट एज इट इज़, बस इस वाले पार्ट का अपना आंसर लिखिए, कहानी ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। कैसे, वो सुनना। क्या भाई सर, -2 को अंदर पुश किया तो ये हो जाएगा -2x, -2 को अंदर पुश किया तो ये -2 कैंसिल, ये बचा, है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सर ये होता है 1 अपॉन ए। अब 1 अपॉन ए, सो 1 अपॉन 1/√2, वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए यानी t अपॉन 1/√2, तो हो जाएगा √2t, √2t मतलब √2 टाइम्स tan x। मेरी बातें समझ आ रही हैं क्या? बस ये वो वैल्यू है उस वाले पार्ट की जो हमने निकाली है और इसे हमने रिप्लेस करना है ना। तो मेरे पास ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट मैं एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या बन रहा था, log ऑफ कितना, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और इसमें आपने क्या मल्टीप्लाई किया है, 10x। तो जो फाइनल आंसर आपका निकल कर आ रहा है, ऑफ कोर्स इस तरफ तो यही है 10x टाइम्स क्या, log ऑफ
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन जनाब आपका जो दूसरा वाला पार्ट है, जो ये पूरा पार्ट है नेगेटिव ऑफ दिस, है ना, तो मैंने -2 तो शायद कंसिडर कर लिया था, बढ़िया। तो वो कुछ ऐसा बनकर आ रहा है क्या, -2x प्लस आई थिंक कितना, √2 टाइम्स tan इनवर्स, है ना। सो √2 टाइम्स tan इनवर्स एंड आई थिंक √2 टाइम्स tan x प्लस c। ये आई थिंक √2 टाइम्स tan x, रियली सॉरी, √2 टाइम्स tan x बिल्कुल यही है, प्लस c। तो इस तरीके से आप जब फाइनली मार्क करोगे तो tan x log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, -2x ऑफकोर्स है वहाँ पर, और √2 टाइम्स tan इनवर्स √2 tan x, ये ओवरऑल पूरा आपका आंसर है। मतलब मेरी आप बात समझ रहे हो, इस फंक्शन को अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया ना, तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपका ये इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन होगा। तो आपको रियलाइज़ हो रहा है इंटीग्रेशन टफ है, इंटीग्रेशन मुश्किल है, पर फिर भी हमारे पास तरीके हैं, हमने बहुत सारे तरीके बनाए हैं। हमने बस इतनी सी कोशिश की है कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ पाएँ और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेंस बिल्ड कर पाएँ कि एग्जैक्टली ये कैसे परफॉर्म होता है और कैसे होता है। मुश्किल तो नहीं जा रहा है, समझ आ रही हैं चीज़ें। आई होप चीज़ें स्मूथली क्लियर हो रही हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको दे रहा है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।